हेलो। ओके, तो वॉइस कंप्लीटली आ रही है। आज का टॉपिक है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के साथ देख लिया जाए तो हमें थोड़ा सा एंजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्लास कंप्लीटली, क्योंकि आज का क्लास ऐसे भी हमने शेड्यूल करके मतलब रीशेड्यूल किया है 1 घंटे का, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी लंबा लेंदी जाने वाला है और लेंदी जाने के साथ साथ टॉपिक खत्म भी नहीं हो पाएगा। आज देखते हैं, कंप्लीटली कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा सके। 1 घंटे का लेक्चर है, पहले ही बता दे रहे हैं। तो आप लोग को अगर भूख प्यास लगे तो साथ में खाना पानी लेके बैठिएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी के साथ हमें एक और चीज़ पढ़ना होता है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या चीज़ होता है हम बता रहे हैं। कार्डियोलॉजी का तो मतलब समझ में आ रहा है, कार्डिक मसल्स, कार्डिक सिस्टम, यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें कम्प्लीटली हार्ट के बारे में पढ़ना है। बट इसके साथ एंजियोलॉजी जो है वो वैस्कुलर सिस्टम है। वैस्कुलर सिस्टम मतलब अगर हमें पढ़ना है तो हमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है कम्प्लीटली। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें दोनों पढ़ने को मिलता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें दोनों पढ़ने को मिलता है, मतलब क्या, कार्डियोलॉजी पढ़ने को मिलता है, साथ में एंजियोलॉजी भी। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले एक जगह हम लिखते हैं कार्डियोलॉजी और दूसरे तरफ हम लिखते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, हार्ट। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें जैसे हम कह सकते हैं हमारा आर्टरी आ जाएगा और वेंस आ जाएगा। क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही बोला है कि क्लासेस बाय लैंग्वेज होगी, तो इसमें अगर हिंदी भर आप बता दें तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मतलब रुधिर रुधिर संवहन तंत्र कह सकते हैं। और रुधिर संवहन तंत्र को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला हम कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम एंजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम रुधिर संवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रुधिर पूरे बॉडी में संवहित कैसे होता है। तो अगर उसमें हम अगर हम हार्ट को अलग कर देंगे तो हमारा बाकी हार्ट जो है वो मेन पंपिंग मशीन है। क्या करता है, पंप का काम करता है कम्प्लीटली। वो क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। बट उसके साथ जो एंजियोलॉजी है ये क्या है, पूरे बॉडी का रास्ता है। और ये रास्ता क्या मतलब, ये क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को लेके पहुंचाने का काम करता है और लाने का काम करता है। तो एंजियोलॉजी का बस इतना ही रोल होता है। तो एंजियोलॉजी को हम नहीं पढ़ेंगे आज कंप्लीट है। हमारा मेन जो टॉपिक है वो मतलब ये सब टॉपिक है, इसको बाद में देखा जाएगा। मेन जो टॉपिक है वो हमारा कार्डियोलॉजी। तो आज हम कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कंप्लीटली क्या, हार्ट। कुछ की पॉइंट्स लिख लें कि हार्ट का कलर कैसा होता है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हार्ट के कलर की बात करें, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं हार्ट का कलर। हार्ट का कलर पिंक होता है, ठीक है। हार्ट का अगर वेट की बात करेंगे तो हार्ट का वेट लगभग 300 ग्राम होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग में माना जाता है, ठीक है। और अगर इसमें और पॉइंट लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर इसका हॉलो होता है। हॉलो मतलब खोखला होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका हॉलो होता है। और स्ट्रक्चर हॉलो का मतलब ये बाहर कंप्लीटली कार्डिक मसल्स की बनी होती है। और कार्डिक मसल्स फ्लेक्सिबल तो होते हैं पर उतना फ्लेक्सिबल तो होते हैं पर उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। किसी का साउंड चालू हो, बंद कर दे, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कम्प्लीटली मतलब हॉलो होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। उसके बाद अगर इसका फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पल्साटाइल होती है। पल्साटाइल का मतलब ये होता है कि ये बस एक निश्चित मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही फ्लेक्सिबल होंगे। मतलब अगर हार्ट को पंप करना है तो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक पंप करेंगे, उसके बाद वापस अपने सेम फेज में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इनका स्ट्रक्चर में अगर इनको देखा जाए कि ये बने किसके होते हैं, तो ये मस्कुलर होते हैं। मस्कुलर मीन्स ये पेशी होते हैं, ठीक है। ये सारे इनके क्या है, की पॉइंट्स हैं, ठीक। इसके बाद हम इसके पूरे वर्क को भी पढ़ेंगे और इनके पोजीशन को अगर देखा जाए तो इनका जो पोजीशन होता है, हार्ट का जो पोजीशन होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। और कुछ लोग को डाउट है, अगर लेफ्ट बोलना है तो हम इसको सेंटर को स्लाइटली लेफ्ट कह सकते हैं, स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा
बाईं तरफ झुका हुआ रहता है, मतलब इसका जो एक्सिस है ये हर्ट है, तो हर्ट कंप्लीटली ऐसे नहीं होकर थोड़ा सा झुका रहता है बाईं तरफ, तो इसका जो स्लाइटली बेंट डाउन होता है ये इसको क्या करता है कि हम कहते हैं कि हमारा हर्ट इधर है, तो हमारा हर्ट कंप्लीटली इधर नहीं होता, वो एकदम सेंटर में होता है, बस वो थोड़ा सा बाईं की तरफ झुका रहता है। तो इसका अगर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/3 पार्ट हर्ट का किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, बाकी 1 पार्ट क्या है, 1/3 पार्ट किधर होता है, सेंटर में होता है, तो हर्ट सेंटर में होता है, ठीक है। और इसके बारे में और देखा जाए तो इसका शेप की बात कर लें, शेप, तो इसमें हम लेंथ ले लेते हैं, ब्रेथ ले लेते हैं और इसकी थिकनेस ले लेते हैं। लेंथ 12, ब्रेथ 9 और थिकनेस 6, ठीक है। लेंथ मतलब लंबाई, हर्ट की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटी मतलब 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस यानी मोटाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। ये इसके शेप की बात हो गई। वेट हमने पहले ही बता दिया और इसके बेल्ट मतलब इसका जो बेल्ट वेल्ट है सब बता दिया। तो ये इसका बस वो क्या है, की पॉइंट्स हो गया। इसका जो जनरल फैक्ट है वो हो गया कि इसके बारे में मतलब हार्ट का कलर कैसा होता है, पिंक होता है, वेट कितना होता है, 300 ग्राम अप्रॉक्स होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है, पल्साटाइल होती है, ठीक है। और ये बने कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मतलब पेशीय होते हैं, पेशी उत्तक के बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। पोजीशन कहाँ होता है, सेंटर स्लाइटली लेफ्ट साइड होते हैं। और शेप कैसा है, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, ब्रेथ इसकी 9 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस जो होती है इसकी 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इतना इसका जनरल फैक्ट हो गया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की, या फिर कह सकते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे हमारा हार्ट घिरा रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग वो डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। एनी डाउट? सो देयर इज नो कमेंट, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की, जो कि कहीं कहीं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से भी होता है, ठीक है। अब जो हार्ट है, क्योंकि हार्ट का अगर एक्सटर्नल फीचर करेंगे तो पेरिकार्डियम जो है ये कंप्लीट वर्क मतलब वर्किंग फेज में रहता है। और इससे पहले मतलब इससे पहले जितने लोग हमसे क्लास कर चुके हैं पहले का, उनको पता होगा कि स्क्वैमस सेल्स क्या होती है, स्क्वैमस टिश्यू क्या होते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है ये स्क्वैमस सेल्स की बनी होती है। मतलब स्क्वैमस सेल्स से बनाती है ये इपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल से बनता है इनका क्या, कंप्लीट लेयर ऑफ, मतलब ये कह सकते हैं कि एक हार्ट है तो हार्ट हमारा एक झिल्ली में पाया जाता है। वो जो झिल्ली होती है वो प्लास्टिक के जैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ इसमें जो सेल्स यूज होती हैं वो इपिथेलियल सेल्स होती हैं। और इपिथेलियल सेल्स का टाइप कौन सा होता है, स्क्वैमस होता है। और स्क्वैमस का मतलब हमने मतलब जो सेल्स होती है वो 4 टाइप की होती है। तो उसमें स्क्वैमस एक टाइप है जिसे हिंदी में दिया होगा चैप्टर नंबर 7 11th में, कि वो स्तंभाकार होता है और चपटा होता है। तो ये स्तंभा मतलब स्क्वैमस में आता है, मतलब चपटे कोशिकाओं में आते हैं। ये इनकी जो लेयर होती है वो चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, इपिथेलियल की बनी होती है, ठीक है। इपिथेलियल मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, आप चैप्टर 11 के चैप्टर 7 में ही पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर डेवलप फ्रॉम इपिथेलियल। जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी ये जो जितनी भी हमारी स्किन की लेयर है, हमारे फोरहेड या फिर हमारे बाल वाल हैं या फिर हमारे नेल्स से, ज्यादातर ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा मोस्ट जो सेल्स यूज होती है वो इपिथेलियल सेल्स यूज होती है। और ये एकल झिल्ली होती है। एकल झिल्ली का मतलब सिंगल लेयर्ड होती है, इसमें कोई डबल लेयर नहीं होती है। और इसको 2 पार्ट में बांट दिया था, और इस लेयर को कहा जाता है मीजोथीलियम। ये जो लेयर है इसको कहा जाता है मीजोथीलियम। और इस लेयर को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, ठीक है। टोटल 13 अटेंडीज, ओके। जो मतलब इंटरनल लेयर होता है उसे विसरल, और जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसे पैराइटल। मतलब पहले तो हम बोल रहे हैं एकल झिल्ली होती है। एकल झिल्ली का मतलब इंटरनली जो इसका लेयर होता है वो विसरल होता है, एक्सटर्नली जो इसका लेयर होता है पैराइटल होता है। इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि अब हार्ट जो हमारा कंप्लीटली एक चैम्बर मतलब एक झिल्ली में रखा हुआ है, हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीटली,
तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इंटरनल साइड ना कि एक्सटर्नल साइड। ये विसरल जो है, ये विसरल पेरिकार्डियम, ये अंदर की लेयर है, ठीक है। और जो पैराइटल पेरिकार्डियम है, ये बाहर की लेयर है। तो अब बाहर का तो ठीक है, बाहर से मतलब वो प्लास्टिक है, अंदर जो रहता है तो अंदर कहीं कहीं एक कैविटी बनती है, एक पेरिकार्डियल कैविटी बनती है। तो हम कह सकते हैं अंदर पेरिकार्डियल एक कैविटी बन रही है। कैविटी को हिंदी में बोलेंगे कि पेरिकार्डियल एक गुहा बन रही है, ठीक है। और उस गुहा में फील्ड होते हैं, क्या फील्ड होते हैं? फ्लूइड फील्ड होते हैं। कौन से फ्लूइड फील्ड होते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड फील्ड होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड फील्ड होता है। आज का टॉपिक जो लोग हमसे पहले का नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमने लिया है ये थोड़ा सा टफ। हालांकि इसमें कुछ जनरल फैक्ट है, इससे पहले जितना कुछ बताया तो जनरल है, नॉर्मली हर एग्जाम में पूछता है, लेकिन अब जो आएगा वो बहुत ज्यादा हार्ड और कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट बायोलॉजिकली आने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पेरिकार्डियम जो लेयर है, पेरिकार्डियम क्या है? इस मतलब ये हृदय के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली होती है, जो कि एकल झिल्ली होती है, सिंगल लेयर होती है। कोशिकाएं स्क्वैमस यूज होती है। स्क्वैमस सेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप लोग 11 का चैप्टर नंबर 7 खोल सकते हो, उसमें बाकायदा फिगर के साथ दिया हुआ है। इपिथेलियल सेल्स यूज होती है, इपिथेलियल कोशिकाएं यूज होती है, ये मृत भी होती है, जीवित भी होती है, दोनों अवस्था में पाई जाती है। उस लेयर को कहते हैं मीजोथीलियम, यानी जो झिल्ली है, झिल्ली को कहते हैं मीजोथीलियम, जो कि बाहर के मतलब ये जो है ये इंटरनल है, जो कि अंदर की तरफ से विसरल होती है और बाहर की तरफ से पैराइटल होती है, ठीक है। किसी को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है या कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है। और पेरिकार्डियल कैविटी मतलब हम कह सकते हैं गुहा। अगर कह रहे हैं कि हम पपीते को या फिर किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, नारियल को किसी प्लास्टिक में ढक रहे हैं, तो अगर उसमें पानी भरे तो जरूर कहीं ना कहीं नारियल का बेंड होगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा स्पेस जरूर बनेगा जहां पानी थोड़ा सा ठहर जाए। अगर कंप्लीटली वो है, अगर बैलून है तो बैलून में अगर हम रख रहे हैं तो अगर उसको कंप्लीटली चिपका हो तो थोड़ा बहुत कहीं माइनर स्पेसेस बनेंगे। तो पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब है कि हार्ट जिस झिल्ली है, हार्ट और झिल्ली के बीच थोड़ा बहुत कहीं कहीं कैविटी यानी कहीं कहीं गुहा पाई जाएगी, कहीं कहीं स्पेस पाया जाएगा। उसी में क्या फ्लो फील्ड रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड फील्ड रहता है, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना होता है। और इसका काम है, इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये हार्ट को क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। पेरिकार्डियल मतलब जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इस हार्ट को हमेशा क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। मॉइस्ट का मतलब नम रखता है। और दूसरा क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। इस लेयर का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको अलग से थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि इसे बाहरी आघात, जैसे हम लोग कभी गिर गए, हमें तेज झटका लगा या फिर कभी सीने पे झटके में चोट लगी, हम सीने के बल गिरे, तो ऐसे में इस पे कोई अफेक्ट न पड़े, तो पेरिकार्डियल का काम होता है एक तरह से प्रोटेक्शन भी देना। और ये तीसरा काम करता है लेस फ्रिक्शन का। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है इसका तीसरा काम लेस फ्रिक्शन का है। लेस फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि ये घर्षण को कम करता है। घर्षण को कम करने का मतलब क्या है कि अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, अगर हमारे ऑर्गन चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारे ऑर्गन यानी अगर ये क्या है कि हमारा हाथ बेंट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो अगर जब फोर्स लग रहा है, हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच घर्षण होगा। तो घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑयल यूज कर लेंगे, तो वो घर्षण कम हो जाएगा। तो ठीक यही काम ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी करती है पेरिकार्डियल फ्लूइड को फ्लो करा के, कि जो आपस में पंपिंग हो रही है कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, बार बार मतलब स्वेल कर रहा है, डाउन हो रहा है, स्वेल कर रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसे में उसका ऑर्गन के वो अदर ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ घिसे ना, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन करता है और साथ में लेस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने का भी काम करता है, ठीक है। और ये एक और काम करता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल तो होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये ज्यादा लचीला तो होता है, लेकिन ये हार्ट के ओवर फ्लेक्सिबिलिटी को रोकता है। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या करता है? फ्लेक्सिबल तो होता है, ये खुद फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये जो लेयर होती है खुद फैलती है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं फैलती है। अर्थात ये हार्ट को एक लिमिट में ही पंप होने देगी। अगर हार्ट क्या है कि अगर हमें मतलब किसी से डर लग गया तो हार्ट क्या है काफी तेज पंप कर लेता है। उसके जो मतलब उसके जो आर्टरियम है, उसके जो वेंट्रिकल्स है वो काफी तेज फ्लो करने लगते हैं, उसके अंदर जितने भी चैम्बर्स हैं, तो वो एक लिमिट में फ्लो करे, वो उससे उसको क्रॉस न करे, उसको ज्यादा पार न करे, वो क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है, ठीक है।
तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का काम क्या है? मॉइस्ट रखना, नम रखना, प्रोटेक्शन रखना, सुरक्षा प्रदान करना, लेस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना। चौथा फ्लेक्सिबल, मतलब ये लचीला बनाता है पर ओवर फ्लेक्सिबिलिटी को रोकता है, मतलब ना ज्यादा तुम लचीला बनो ना कम लचीला बनो, एक लिमिट में रहो, उसको ऐसा मतलब हार्ट को प्रोवाइड करता है मीडियम। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हो गया। इसमें आप लोगों का कोई डाउट है तो बोल दीजिए, हम इसको थोड़ी देर में मिटाने वाले हैं। एनी कमेंट, कुछ लिखना है या फिर कोई डाउट हो? ओके, नो कमेंट, मिटा दे रहे हैं। अब जो है, अब हमें इसे पढ़ने को हमें थोड़ा सा एंजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और एंजियोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि मतलब कार्डियोलॉजी तो पढ़ना है, उसके साथ थोड़ा सा एंजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक जनरल स्ट्रक्चर के बाद एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जनरल स्ट्रक्चर में हम बना क्या रहे हैं कि हम पहले 4 बॉक्स बना ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। हमने कितने बॉक्स बनाए? 4 बॉक्स बनाए। तो इस वाले को हम राइट ऑरिकल, राइट अट्रियम, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं दाया आलिंद। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है, यानी इसको हम बोलते हैं दाया निलय। ठीक है, दाया निलय। और ये वाला जो होता है ये लेफ्ट अट्रियम होता है। लेफ्ट अट्रियम मतलब बायां आलिंद, और ये वाला जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीलय। ठीक है, अब ये मतलब ये जो है ये क्या है? हमारा एक पंपिंग चैम्बर है। पंपिंग चैम्बर मतलब ये क्या करता है? पूरे ब्लड को पंप करने का काम करता है ओवर द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? मतलब ब्लड को पूरे बॉडी में रोटेट करने का काम करता है। तो अगर इसको हमको शॉर्टली समझना है तो यहाँ से आर्टरी के द्वारा ब्लड निकलता है, आर्टरी के द्वारा ब्लड निकल के कंप्लीट बॉडी में घूमता है। बॉडी के घूमने के बाद कहाँ वापस आता है? दायां आलिंद में आता है। और किसके द्वारा आता है? वेन्स के द्वारा आता है, या फिर हाँ वेन्स के द्वारा आता है। कि यहाँ से ब्लड निकलेगा, यानी दाया निलय से ब्लड निकलेगा। दाया निलय से ब्लड निकल के वापस किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स यूज होंगे, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी यूज होगी, और बीच में लंग्स रहेगा। ये हमारा पूरा हार्ट साइकिल होता है, अर्थात जो ब्लड होता है वो कम्प्लीटली इसी में साइकिल करता रहता है। और इन दोनों चैम्बर के बीच क्या आता है? यहाँ पर ट्रिकप्सिड यानी त्रिवलनी कपाट, ट्रिकप्सिड वाल्व पाया जाता है, और यहाँ पर बाइकप्सिड वाल्व पाया जाता है, यानी द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। इन कपाट का क्या काम है? ये कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, इसके बारे में तो हम लोग एंजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम कल किसी दिन और डिस्कशन करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? कार्डियोलॉजी। यानी आज हम कंप्लीटली कार्डियोलॉजी पे डिपेंड, मतलब कार्डियोलॉजी पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि कार्डियोलॉजी जो है वो एंजियोलॉजी से कम्प्लीटली रिलेटेड है। मतलब ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, वो हार्ट का काम तो फ्लो कराना है, ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है वो भी हार्ट से रिलेटेड है। तो हम इस चीज को समझना जरूरी है। हम सीधे सीधे सरल भाषा में समझते हैं इसको, क्योंकि अभी इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। डिटेल में हम आगे मतलब कल के क्लास में बताएंगे। आज सरल भाषा में बता रहे हैं कि हम ये जो चक्र है, इस चक्र को हम कहीं से भी उठा लेते हैं। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि हम चक्र को यहाँ से उठा रहे हैं। ठीक, बायां आलिंद से द्विवलनी कपाट द्वारा रक्त आया बायां निलय में। इन इंग्लिश, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड बाइकप्सिड वाल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक, वहां से ब्लड निकला तो आर्टरी से होता हुआ कहाँ आया? बॉडी में आया। ठीक है, आर्टरी मतलब धमनी, धमनी से होता हुआ ब्लड कहाँ आया? बॉडी में आया। और फिर बॉडी में वेन से होता हुआ वापस किसमें आया? दायां आलिंद यानी राइट अट्रियम में आया। फिर दायां आलिंद से दायां निलय में गया, फिर दायां निलय से ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा होता हुआ
लंग्स में आया। ठीक है, इसको हमें बताना नहीं था, फिर भी बता रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। इसको हम शॉर्टली क्या करते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरे लेक्चर में ये चीज, ये जो थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट है काम आने वाला है। ठीक है, दायां आलिंद को हम किससे दिखा रहे हैं, राइट अट्रियम यानी आरए से, और बायां आलिंद को किससे, दायां निलय को किससे दिखा रहे हैं, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिया। बायां निलय को किससे दिखा रहे हैं, लेफ्ट अट्रियम से, यहाँ पर हमने एलए बना लिया। और बायां निलय को किससे दिखा रहे हैं, एलवी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ पर हमने शॉर्टली बना लिया। नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे हमने बॉडी लिखा है, हमने यहाँ पर शॉर्टली नीचे क्या लिखा, बॉडी लिखा। और यहाँ हमने क्या लिखा है, लंग्स लिखा है, तो हमने ऊपर लंग्स लिख दिया। ठीक, अब इसका हमने साइकिल कैसे बनाया कि इसमें से निकल रहा है, यानी किसमें से निकल रहा है, एलवी से निकल रहा है, तो हमने इसको एलवी से निकाला, बॉडी में घुमाया। ठीक, बॉडी से फिर ये वेंस द्वारा राइट अट्रियम में वापस आ रहा है, तो ये वेंस द्वारा राइट अट्रियम में वापस आ गया। ठीक, फिर वो कहाँ से निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकला, लंग से होता हुआ वापस किसमें आया, लेफ्ट अट्रियम में आया। और इन दोनों के बीच वॉल्व पाए जा रहे हैं, ट्राइकप्सिक त्रिवलनी का पार्ट, बाइकप्सिक द्विवलनी का पार्ट। ठीक है, तो ये शॉर्टली स्ट्रक्चर ये यहीं पर रहेगा, बाकी हम पूरा बोर्ड मिटाएंगे और इसके आगे बताएंगे। ठीक है, और इसके बारे में बताते रहेंगे। अब हार्ट का जो है हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाना है, और हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझना है। ये तो खैर एक जनरल सा स्ट्रक्चर था कि मतलब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो एक जनरल, एक इजी मेथड है समझने का कि व्हाट इज द ब्लड साइकिल इन, मतलब हाउ ब्लड साइकिल अकर इन आवर बॉडी। ठीक है, और अब हम इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हार्ट का फिगर हम शॉर्टली एकदम इजीली बना देते हैं, ज़्यादा इसमें घुमाएंगे नहीं, और ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शॉर्टली एकदम इजीली फास्टली बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हार्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल बन गया, और यहाँ से हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बन गया। ठीक है, ये एक जनरल सा मेथड है, अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एक सबसे इजी और सबसे जनरल मेथड आता है कि आप इसको ऐसे हार्ट शेप पे बना के नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको दायां आलिंद दिखा दीजिए, दायां नीला मतलब बायां आलिंद दिखाइए, दायां नीला दिखाइए, बायां नीला दिखाइए, इस स्ट्रक्चर को कोई गलत नहीं काटेगा। ये हार्ट का जनरल सा इजी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर एक पाइपलाइन रहती है और एक यहाँ पाइपलाइन रहती है। ठीक, और इसके साथ पाइपलाइन यहाँ पर ऐसे घूमी रहती है, और इसमें से डबल निकला रहता है। तो इतना डिटेल में हम बनाने नहीं जा रहे हैं, जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट है उसको बना दे रहे हैं कि मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बस वही। ठीक है, ये हमारा हार्ट का एक जनरल सा स्ट्रक्चर बन गया, एक इजी सा, सबसे इजी मेथड से हमने बनाया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि अब इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है, कि ये जो है ये काफी छोटे होते हैं, यानी ये कप शेप्ड काफी छोटे होते हैं। हमने इसको फिर भी स्ट्रक्चर में काफी बड़ा दिखा दिया है, ये कप शेप्ड काफी छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो हमारे जो फर्स्ट चैम्बर है, यानी दायां अलिंद है और दायां निलय है, ये शेप में काफी छोटे पाए जाते हैं। देन किससे, इनसे। ये चौड़े होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, और ये लंबे होते हैं लेकिन बड़े रहते हैं। यानी हमारा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये स्ट्रक्चर में थोड़े से फैले रहते हैं, बट लंबाई में थोड़े से छोटे रहते हैं। और जो हमारा मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इलांगेटेड मतलब काफी ज्यादा लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर इसका खत्म हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर में कुछ और समझाने लायक रहेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, कमेंट एनी। ओके, तो कोई कमेंट नहीं है।
अब हम इसके बारे में की पॉइंट लिखवाते हैं। स्ट्रक्चर हम ऐसे जनरली बता दिए, तो अब स्ट्रक्चर को भी कोने में हमें बना देना चाहिए छोटा सा, ठीक है। हम जनरली बताते चलेंगे कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है, कहीं फिगर फिगर भी नहीं, कहीं दिखा के बताते रहे। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं आप लोग को। अब इस अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। 2000 मतलब ये स्नायु और लिगामेंट्स, मतलब ये जो लिगामेंट्स है ये काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन है रह चुका है नीट वीक में या फिर कभी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा रोल का मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर के सभी ऑर्गन्स है, ठीक है, हमारे जो शरीर के सभी ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स का मतलब हमारे हैंड हो गए या फिर हमारे बोन्स के जॉइंट्स हो गए या फिर हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हमारी किडनी हो गई, तो ये सभी ऑर्गन्स हमारे बॉडी से किसी न किसी चीज द्वारा बंधे रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। तो उनको ज्वाइन करने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है। लिगामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे नुमा संरचना होती है जो कि क्या करती है, सभी चीजों को लगभग बांध के रखती है। लिगामेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लिगामेंट हार्ट के ज्वाइंट से भी पाए जाते हैं। हार्ट जहाँ नीचे डायफ्राम का स्ट्रक्चर होता है, यानी हमारा जो ये हमारा जो रिब केज है, रिब केज के नीचे एक डायफ्राम का स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक और लंग्स और हार्ट के ट्रैक को अलग करके रखता है। तो डायफ्राम से जहाँ नहीं, मतलब जिस डायफ्राम के ऊपर हार्ट रहता है वहां पर हमारा लिगामेंट पाए जाते हैं। लिगामेंट और कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारे जो आर्टरी और वेन्स है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही है, वहां के ज्वाइंट पे पाए जाते हैं। तो लिगामेंट का मेन काम होता है ऑर्गन को ज्वाइन करके मजबूती बना के रखना और उनमें उनके पोजीशंस में जल्दी चेंजेस ना है उसका काम करना, ठीक है। और लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पॉइंट है। लिगामेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं कि लिगामेंट का काम क्या होता है। तो ये ऑर्गन को ज्वाइन करने का काम होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर इसकी और कुछ बात करें तो इसके साथ एक हमारा पॉइंट आता है कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस, इसको हिंदी में हृदय खात भी बोला जाता है। हृदय खात का मतलब ये है कि एक तरफ हमारा डायफ्राम हुआ, ठीक है, नीचे के साइड हमारा क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। साइड साइड में क्या पाया जाता है? लंग्स का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये किसी का, आप लोग माइक चालू मत कर किया करिए, थोड़ा साउंड आ जाता है, डिस्टर्ब होता है। माइक हल्का से भी आउट चालू होता है तो साइड में साउंड आ जाता है, हम सोचते हैं किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर क्यों डिस्टर्ब होता है। आप लोग माइक ऑन मत किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोनरी सल्कस का। तो कोरोनरी सल्कस जो होता है वो हृदय खांच होता है। हृदय खांच मतलब हृदय के स्ट्रक्चर में, हृदय के खांच में क्या होता है कि मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, यानी पीछे का हमारा बैकबोन हो गया, रिबकेज हो गया, ठीक है, आगे का हमारा स्टर्नम हड्डी हो गई, ये जो हमारी आगे की हड्डी स्टर्नम है, साइड साइड में रिबकेज और पीछे हमारा बैकबोन हो गया, बैकबोन में हमारी थोराइक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो चारों ओर से हड्डियों का स्ट्रक्चर है, नीचे से डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, साइड साइड से लंग्स का स्ट्रक्चर है और ऊपर से पाइपलाइन जो भी जुड़ी हुई है उनका स्ट्रक्चर है। तो ये चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कोरोनरी सल्कस का फॉर्मेशन करता है, जिसमें राइट अर्टरी, राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या होते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, एक ढांचे में सेट रहते हैं। और ये सेट कहाँ रहते हैं? पीछे के साइड रहते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा ये पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पूरा हार्ट कंप्लीटली एक ढांचे में सेट रहता है, जिससे वो पोजीशन से हिलता नहीं है, स्टैप नहीं होता है। लिगामेंट उनको ढांचे में बांध के रखने का काम करते हैं कंप्लीटली, डायफ्राम से जोड़ के, ठीक है। और जो कोरोनरी सल्कस है इसे हम हृदय खांच बोलते हैं। इसी खांच में सिचुएटेड रहते हैं, यानी हार्ट के लिए एक पोजीशन बना हुआ है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक कोड बना हुआ है कि नहीं ये ऐसे ही आगे सेट होगा, ऐसे ही आगे कंप्लीटली फिट रहेगा, और इसको कंप्लीटली बाइंड करने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मतलब हमारे राइट आर्टरी की और राइट मतलब अट्रियम और वेंट्रिकल की। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हमें इन बॉक्सेस की बात करनी है। तो अब एक बॉक्स को हम डिटेल में बनाते हैं, राइट एट्रियम को हम डिटेल में बनाते हैं। कप शेप लाइक ऐसा हमने कुछ बना दिया, ठीक है। तो इसमें 4 होल्स पाए जाते हैं, मतलब ये 4 होल्स पाए जाते हैं। एक सुपर वेना केवा होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक इसी के बीनीथ में होता है, एक मिडिल में होता है, एक डाउन होता है। मतलब अब हम कह रहे हैं एक बॉक्स है, ठीक है, हमारा आरे यानी राइट अट्रियम के आसपास, इसको ध्यान से समझिएगा। जो लोग पहले का पढ़े वो तो समझ लेंगे, जो लोग अभी तक हमसे नहीं पढ़े हैं उनका हम कह नहीं सकते, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं क्या कि मतलब हमारा ये जो 4 बॉक्सेस है क्या है? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ठीक है, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ये 4 बॉक्स है।
तो ये बॉक्स कंप्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है। इन बॉक्स में से पाइप निकले होंगे तभी इनमें ब्लड आता होगा, ठीक है। तो इसमें 4 पाइप होती हैं। ये जो हमारा दायां आलिंद है इसमें कितनी पाइप्स होती है? 4 पाइप्स होती है, ठीक है। इन चारों पाइप का कुछ वर्क होता है और इसके नीचे से हमारा दायां नीले का स्ट्रक्चर शुरू होता है। अभी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये हमारा दायां आलिंद है, ये हमारा दायां नीला है। दायां आलिंद में हमने कितने होल्स बनाए हैं? 4 होल्स बनाए। पहला होल होता है जो सुपीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। एक जो होल होता है इसका सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला होल है इसका इंफीरियर वेना केवा। हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्टली इसको खत्म करते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का हमने नाम सुना है हिंदी में और ब्लड सप्लाई में सुना है कि जो ब्लड वापस आ रहा होता है, यानी ये जो बॉडी से ब्लड वापस आ रहा है तो ये किसके थ्रू आ रहा है? लेकिन तो ये 2 पाइपलाइन से बढ़, ये किसमें बढ़ जा रहा है? 2 पाइपलाइन से बढ़ जा रहा है। आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर साफ दिख रहा होगा कि हम इसको 2 पाइपलाइन से बढ़ा रहे हैं। वीडियो शायद लैग कर रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है कि हमने दायां आलिंद में क्या किया है? इसको पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आके 2 पार्ट में जो बटा है ये वही है और इसे ही हम हिंदी में बोलते हैं अग्र महाशिरा एवं पश्चिम महाशिरा। जो इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, ये वीडियो थोड़ा सा शायद लैग कर रहा है, ठीक है। वीडियो अगर नहीं आएगा, कुछ भी स्टॉप होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो उसी तरह क्लास चलता रहेगा। जैसे सेकंड डे हुआ था कि सेकंड डे क्लास चल रहा था, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि आवाज़ नहीं आ रही, लास्ट में पता चला, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वीडियो लैग कर रहा होगा या आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो आप लोग कमेंट कर दिएगा, क्योंकि हमारे दूसरे वाले फ़ोन में वो लैग कर रहा है कम्प्लीटली। बताते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे अग्र महाशिरा और इसको हम हिंदी में बोलेंगे पश्चिम महाशिरा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है पूरी बॉडी से फैलता है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक तरफ से बॉडी में ब्लड निकला तो ये पूरा नीचे जाएगा, ये साइड साइड में जाएगा और कंप्लीटली ब्रेन और हमारे सभी ऑर्गन से होके आएगा। तो इसमें हमारे जो 4 पार्ट्स हैं, इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को लाने का काम करता है और लाके कहाँ छोड़ता है? हमारे दायां आलिंद में छोड़ता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? मतलब इसे ही हम कहेंगे अगर एवं पश्चिम महाशिरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और एक जो इसमें होता है वो होता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। और एक जो होता है उसे हम फोसा ओवलिस बोलते हैं। वीडियो इज स्टिल लैगिंग, एनी कमेंट? चलिए ठीक है। मतलब एक जो फोजा ओवलिस मतलब हमने 2 का काम बताया, एक अग्र महाशिरा है, एक पश्चिम महाशिरा है, ठीक है। दोनों आगे कहाँ छोड़ रही है? दाएं आलिंद में छोड़ रही है। जो फोजा ओवलिस है इसकी एक कहानी है, ठीक है। इसकी कहानी के बारे में हम आपको बताएं तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर एक बच्चा, मतलब एक बच्चा भ्रूणी अवस्था में है, भ्रूणी अवस्था मतलब माँ के गर्भाशय में है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में उनका जो ब्लड है वो लॉन्ग से रोटेट होकर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा तो क्या है, एक मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में, एक गर्भाशय के अंदर यानी यूटेरस के अंदर वो एक अमीनो द्रव्य के अंदर तैर रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा होता है। तो उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग फेज में नहीं होते, उसके लंग्स जो होते हैं कंप्लीटली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो लंग, मतलब ये जो स्ट्रक्चर पूरा ब्लड घूम रहा है, दाएं आलिंद से रक्त कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट दाएं, मतलब डायरेक्ट बाएं आलिंद में चला जाता है। यानी राइट अट्रियम से ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट लेफ्ट अट्रियम में चला जाता है। तो ये जो फोजा ओवलिस है ये वही होल है जो कि डायरेक्ट ब्लड को लाने का काम करता है, ना कि लॉन्ग से गुजारता है, ठीक है। तो पॉजेस ब्लड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अट्रियम इन फोइटस स्टेज। इसका सीधा सीधा आंसर है कि फोजा ओवलिस जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड को पास करता है, ब्लड को गुजारता है राइट अट्रियम से लेफ्ट अट्रियम में। और ये फोजा ओवलिस का मतलब आप लोग सीधा सीधा जान जाइए कि ये फोइटस एज होता है। भ्रूणी अवस्था के बाद ये जो होल है कंप्लीटली बंद होता है, हो जाता है। होल के गांठ दिखते हैं, होल दिखेगा, लेकिन इसका कोई वर्क नहीं होता है। जब तक बच्चा भ्रूणी अवस्था में रहता है तब तक जो रक्त होता है वो डायरेक्टली दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में चला जाता है, तो उसी का ये काम होता है। और जो कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस का जो काम होता है, मतलब अब हार्ट है तो हार्ट सप्लाई करता है, हार्ट ऑलरेडी मशीन है तो जाहिर सी बात है हार्ट को खुद भी जरूरत पड़ेगी ब्लड की, मतलब उसके मसल्स को ट्रीटमेंट की, न्यूट्रिशन की।
तो मतलब पूरे ये कंप्लीट एक जो होता है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग यानी ब्रेन वेन का स्ट्रक्चर रहा तो वहां से ब्लड लाने का काम करता है। इंफीरियर वेन मतलब जो अगर वाला होता है, जो पश्च महाशिरा होता है वो हमारे बॉडी के निचले पार्ट से पूरा कंप्लीटली ब्लड को लाने का काम करता है। कोइटस स्टेज में वर्क करता है। और कोरोनरी साइनस हार्ट के सारे मतलब हार्ट का जो झिल्ली रहती है और हार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसमें भी कई सारी अर्टरी और वेन्स गुजरी रहती हैं। तो ये जो कोरोनरी साइनस है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई किए मतलब हार्ट को सप्लाई किए गए ब्लड को वापस लाने का काम करता है। ठीक है, एक बार और हम चारों का एक काम को बता रहे हैं। सुपीरियर वेना कैवा ऊपर के हमारे सभी स्ट्रक्चर यानी जो हमारा ब्रेन हो गया या फिर ब्रेन के आगे मतलब ब्रेन के साथ हमारा आई माउथ लंग टंग जितने भी हैं इन सारे स्ट्रक्चर से ब्लड को लाने का काम करता है। इंटीरियर वेना कैवा हमारे हैंड्स और लेग्स के ब्लड को लाने का काम करता है। फोजा ऑब्लिज जो होता है वो कोइटस एज में काम करता है अर्थात भ्रूणी अवस्था में काम करता है। भ्रूणी अवस्था में मतलब लंग काम नहीं कर रहा था, बच्चा माँ के गर्भाशय के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड यानी अमीनो द्रव में तैर रहा होता है तो उससे लाने का काम करता है। और जो कोरोनरी साइनस है ये कोरोनरी साइनस जो होता है वो हार्ट के ब्लड को यानी जो हार्ट के मसल्स को यानी जो हार्ट को ट्रीटमेंट के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी, न्यूट्रिशन के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी है, ये उनको लाने का काम करता है। तो चारों का काम आप लोग को समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बताइए और अगर डाउट नहीं है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। एनी डाउट, एनी कमेंट? ओके, तो अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, हम अब आगे लेके चलते हैं। एनी कमेंट? हाँ, एक बार फिर से। ओके, एक बार और समझा रहे हैं पवन जी, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा को हम लोग बोलते हैं अग्र महाशिरा, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा को हम लोग बोलते हैं पश्च महाशिरा। और फोजा ऑवलिस है जो ये भ्रूणीय अवस्था में काम करता है। कोरोनरी साइनस जो होता है ये मतलब हार्ट के ब्लड को लाने करता है। सुपीरियर वेना कैवा का काम क्या होता है कि ये हमारे इतने स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा इतना दूर में स्ट्रक्चर फैला हुआ है ये इनके ब्लड को लाने का काम करता है। इंफीरियर वेना कैवा ये हमारे हाथ के पूरे ब्लड को और हमारे पैर के पूरे ब्लड को यानी ये मतलब पश्चिम महाशिरा ये नीचे के भाग के ब्लड को लाने का काम करता है। ये अगर महाशिरा ये ऊपर के भाग के ब्लड को लाने का काम करता है। फर्दर ऑवलिस जो है ये कोइटस स्टेज यानी भ्रूणी अवस्था में काम करता है। भ्रूणी अवस्था में आपको हम मतलब जब आप क्लास में थे तो हमने क्लास में आपको बताया था कि जब बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है तो ऐसी अवस्था में वो एक लिक्विड में तैर रहता है, पूरा मतलब अमीनो द्रव भरा रहता है, अमीनो द्रव में कम्प्लीटली वो तैरता रहता है। तो ऐसे में उसकी ब्रीथिंग सिस्टम कम्प्लीटली नहीं चलते हैं जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीटली चलते हैं। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है तो लंग्स तक उसको पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बच्चा सांस तो ले नहीं रहा है, ऐसे में जो ब्लड है उसको लंग्स के यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे से ही उसे रिटर्न होना होता है। तो दाएं आलिंद से डायरेक्ट बाएं आलिंद में जाने का काम किसका होता है? फोजा ऑवलिस का। और कब होता है? भ्रूणी अवस्था में। उसके बाद ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है, बच्चों को मार के रुलाया जाता है, लंग्स एक्टिव होते हैं तो इनका काम धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी जो साइनस है, अब हार्ट है तो अगर हम कह रहे हैं कोई भी ऑर्गन है, अब हार्ट ब्लड को सप्लाई तो कर रहा है लेकिन हार्ट को काम करने के लिए खुद भी तो एनर्जी चाहिए, तो उसको भी तो ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो जो भी ब्लड हार्ट को सप्लाई होते हैं वो उन्हीं ब्लड को वापस लाने का काम किसका होता है? कोरोनरी साइनस का। तो ये हार्ट के ब्लड को लाता है, ठीक है। एक बार और समझा दिए। अब आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आप लोग के मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है। अब टाइम कितना हो रहा है? 9:09। ओके, पढ़ा देते हैं कम्प्लीटली। 9:30 तक का हम क्लास पोस्टपोन कर दिया। आप लोग शेड्यूल में देख सकते हैं कि हम आज का टाइम क्लास से 2 घंटे पहले हम टाइम चेंज किए थे कि हम 1 घंटे का कंप्लीट क्लास लेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं हम, अब आगे चलते हैं। ओके, अब एक और चीज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ऊपर के साइड क्या था? राइट अट्रियम यानी दायां आलिंद था। नीचे के साइड क्या था? लेफ्ट मतलब राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, ठीक है। इस साइड क्या था? लेफ्ट अट्रियम, मतलब बायां निलय। और इस साइड क्या था? राइट अट्रियम, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, हिंदी में त्रिवलनी कपाट। ठीक है, इसके बीच में डबल कप लाइक स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं डबल हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें पाइपलाइंस होती हैं, यानी द्विवलनी बाइकप्सिड वाल्व, द्विवलनी कपाट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है त्रिवलनी कपाट क्या चीज होता है, द्विवलनी कपाट क्या चीज होता है, जो लोग वाल्व का नाम पहली बार सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि वाल्व क्या होता है। जैसा हम कह दिए कि ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन से ब्लड क्या कर रहा है, आसानी से सीधे सीधे बहता जा रहा है। ठीक, तो ये एकदम सिंपल सा है। अब इसमें हम क्या लगा दिए कि ब्रेकर लगा दिया, ब्रेकर कैसा लगा है, कुछ ऐसा लगा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन जब ब्लड को वापस आना है यानी ब्लड को रिटर्न होना है तो ब्लड पूरा ऐसे कंप्लीटली रिटर्न होगा, और जब रिटर्न होगा तो इन वॉल्व पे यानी ये जो साइड साइड के वॉल्व हैं इन पे प्रेशर पड़ेगा, और जब इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये वॉल्व क्या होंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे, यहाँ से खत्म होके वो आगे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्व का काम क्या होता है कि ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच रोकने का काम करता है, रोधक का काम करता है कि अगर राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप किया गया तो ये वाल्व क्या है, वापस में ब्लड को आने दे, इतने ही पे रोक दे। यानी एक बार राइट अट्रियम से ब्लड क्या किया, पुश करके नीचे राइट वेंट्रिकल में पहुंचाया, तो अब वहां पर वाल्व लगा हुआ है ऐसे स्ट्रक्चर की ब्लड बस इधर ही को जाए, वापस आते कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस अगर खुलना हो तो ऐसे खुलेगा, वापस बंद हो जाएगा। तो एक ऐसा वॉल्व होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में कपाट होती है जो कि उसको बांधने का काम करती है, और ये कपाट दोनों में पाई जाती है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाई जाती है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाई जाती है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच ट्रिकप्सिड वाल्व त्रिवलनी कपाट पाई जाती है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच बाइकप्सिड वाल्व यानी द्विवलनी कपाट पाई जाती है। कपाट में आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, और अगर नहीं डाउट है तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं किसी को कोई डाउट। ओके, नो कमेंट। अब कोई कमेंट नहीं है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं कंप्लीटली, अब इसको मिटा देते हैं। आज का टॉपिक जो लोग पहले इससे नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं पहले काम से उनके लिए तो इजी है, जो लोग स्कूल ज्वाइन किए या फिर क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो इन वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड भी तभी करेंगे जब आप इन वीडियो को देखते रहेंगे। नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, अगर आपको कोई टॉपिक एक बार में नहीं समझ आता तो आप रिकॉर्ड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पोस्ट मत करिएगा, रिकॉर्ड करिएगा, रिकॉर्ड करके रखे रहेगा, खुद दोबारा देख के समझने की कोशिश करिएगा। उसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, मतलब अगर लाइव क्लास चलता है तो लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है, अगर आप अटेंड नहीं करते तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर हम दो आर्क की बात करते हैं, एक पल्मोनरी आर्क, ठीक है, पल्मोनरी आर्क को हम लोग कह सकते हैं हिंदी में फुफ्फुसीय महाधमनी। ठीक है, और एक सिस्टेमिक आर्क होता है, सिस्टेमिक आर्क, जिसे दैहिक महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो आर्क की बात करें, एक क्या है पल्मोनरी आर्क है फुफ्फुसीय महाधमनी, और दूसरा क्या है सिस्टेमिक आर्क है दैहिक महाधमनी। ठीक है, तो इन दोनों आर्क का कुछ कुछ काम होता होगा। ठीक है, तो ये जो दो आर्क है ये महाधमनी है, दोनों ही क्या है, महाधमनी है। और आप लोग को एक पॉइंट एकदम नोट डाउन करा दें तो एक बात आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा, आर्टरी और वेन्स में, यानी धमनी और शिरा में, एक बात आप लोग कंप्लीटली याद रखेगा कि जब भी हार्ट से ब्लड बाहर को जाएगा, चाहे लंग्स को जाए चाहे बॉडी को जाए, हार्ट से जब भी ब्लड बाहर को जाएगा तो किससे जाएगा, आर्टरी से जाएगा, और जब भी हार्ट को ब्लड वापस आएगा तो किससे आएगा, वेन से आएगा। ठीक है, जैसे अब हम कर रहे हैं लंग्स से ब्लड को हार्ट को, मतलब लंग्स में ब्लड गया, ऑक्सीजन लिया, अब उसको हार्ट में वापस आना है, उसको हृदय में वापस आना है, तो किससे आएगा, वैन से आएगा। अब हार्ट से मतलब हृदय से ब्लड को बाहर जाना है, हार्ट से ब्लड को कहाँ जाना है, बाहर जाना है, पूरे बॉडी में जाना है, तो हमेशा किससे जाएगा, धमनी से जाएगा।
अब पल्मोनरी आर्टरी यूज हो रही है या फिर कॉमन आर्टरी यूज हो रही है वो बात की बात है, लेकिन जब भी हार्ट को ब्लड वापस आएगा, यानी मतलब सॉरी, हार्ट से ब्लड बाहर को जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। और जब भी हार्ट से ब्लड वापस आएगा, यानी हार्ट की तरफ ब्लड आएगा, तो अगर आप यहाँ पर ये बात याद रखिए कि ये हार्ट में वापस आके जुड़ रहा है, ये वापस आके जुड़ रहा है, तो ये दोनों जगह क्या होंगे? वेन्स होंगे। यहाँ पर नॉर्मल वेन्स, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स। यहाँ हार्ट से ब्लड निकल रहा है बाहर की तरफ, यहाँ हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ हमेशा आर्टरी होगी। तो एक बात दिमाग में हमेशा गांठ बना कर रख लीजिएगा कि आर्टरी से ब्लड हमेशा बाहर को निकलेगा, यानी धमनी से ब्लड जो रहेगा हमेशा बाहर को निकलेगा, और वेन से ब्लड हमेशा वापस रिटर्न आने का काम करेगा, यानी शिराओं से ब्लड हमेशा वापस हार्ट को रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि पल्मोनरी आर्क जो होती है वो क्या होती है? फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय महाधमनी होती है। तो फुफ्फुसीय महाधमनी, तो यानी धमनी आ गया, तो यानी ये क्या करेगा? ब्लड को वापस लाने का काम करेगा। तो पल्मोनरी आर्क यहाँ पर रहता है, ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्क जो होता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है, यानी ये यहाँ का बाया पल्मोनरी आर्टरी यानी बाया फुफ्फुसीय महाधमनी होता है, जो कि हृदय को रक्त वापस लाता है। कहाँ से लाता है? लंग से लाता है। इसके साइकिल को हम एक बार और अच्छे से स्ट्रक्चर बना के आप लोग को बताएंगे कि इसका साइकिल कैसे होता है। ठीक है, और दैहिक महाधमनी जो होता है ये भी आर्टरी होता है, ये पूरे बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजन हो रहा होगा। इस पॉइंट को हम एक बार और जरूर बताएंगे, लेकिन ये हम बताएंगे हार्ट साइकिल में कि हार्ट पूरे बॉडी में कैसे फ्लो करता है उस साइकिल में। अब हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूर डाउट होगा, जो लोग पहले का नहीं पढ़े इसके बारे में हम आप लोग को जरूर आगे बताएंगे साइकिल में। अभी आई होप 15 मिनट बाकी होगा क्लास में, 12-13 मिनट बचा है क्लास में, तो अभी इसको हम लास्ट में कोशिश करेंगे थोड़ा सा बताने की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर की, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी हम आलिंदों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ निचले दोनों चैम्बर्स, नीचे के दोनों डब्बों की बात करें। नीचे के जो हार्ट के दोनों बॉक्स होते हैं, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में 4 डब्बों में बटा होता है, चारों का नाम लिखा हुआ है। हम नीचे के 2 डब्बों की बात करें जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। ठीक है, अब हम इन दोनों चैम्बर्स की बात करते हैं। तो अब ये जो दोनों चैम्बर्स है इनका रोल है थोड़ा, ठीक है, कि यहाँ से जो ब्लड निकले, मतलब यहाँ से जो धमनी निकलेगी वो महाधमनी होगी। कौन सी आर्क होगी? हमने इससे पहले, इसीलिए इसको हमको थोड़ा सा क्लियर पहले करना चाहिए था। यहाँ पर सिस्टमैटिक आर्क निकलेगी। कौन सी आर्क निकलेगी? सिस्टमैटिक सिस्टेमिक बोलेंगे उसको, सिस्टमैटिक नहीं बोलेंगे, सिस्टेमिक आर्क बोलेंगे, यानी ये दैहिक महाधमनी। ठीक है, यहाँ पर दैहिक महाधमनी क्या अर्ध त्रिवलनी का अर्धचंद्र कपाटिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो होता है यहाँ पर आर्टरी, जी हाँ, यहाँ पर भी आर्टरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसका नाम जो होता है सिस्टेमिक आर्क, और एक कौन सा आर्क बताया था? पल्मोनरी आर्क। ठीक है, यहाँ पर जो होता है वो पल्मोनरी आर्क होता है। अब आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, इसके ऊपर क्या था? RA था, और इसके ऊपर क्या था? LA था। यानी ये दायां आलिंद का स्ट्रक्चर था और ये बायां आलिंद का स्ट्रक्चर था, और ऐसे हमने पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो दायां आलिंद और बायां आलिंद में हमेशा ब्लड बाहर से आने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ से ब्लड बाहर निकलने का काम कर रहा है। तो अब इसके रास्ते की बात कर ले तो इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट पे अर्धचंद्र कपाटिकाएं पाई जाती हैं। अर्धचंद्र कपाटिकाएं को इंग्लिश में, सॉरी हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं याद आ रही कि अर्धचंद्र कपाटिकाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको अगर याद आया तो आपको बता देंगे। ठीक है, इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट पे क्या पाया जाता है? अर्धचंद्र कपाटिकाएं पाई जाती हैं। अर्धचंद्र कपाटिकाएं, इसका काम चल जाते हैं, आपको इंग्लिश हम बता देंगे अगर याद आएगा थोड़ा सा भी। ठीक है, तो अर्धचंद्र कपाटिकाएं क्या होती हैं कि अब हमने कपाटिकाओं का यानी वाल्व का, यानी ये कोई वाल्व है, कपाटिका जहाँ आ गया वहाँ वाल्व है, सेमी ल्यूनस नाम है कि कुछ सेमी लंग्स वॉल, कुछ ऐसे नाम है, हमको क्लियर नाम नहीं है तो हम इसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे। सेमी ल्यूनर है कि सेमी ल्यूनस है, आई होप ल्यूनर है। ठीक है,
तो अर्धचंद्र कपाटिकाओं को इंग्लिश में सेमील्यूनर या ल्यूनियस वाल्व कहा जाता है। ठीक है, वाल्व का मतलब कपाट, कपाट का मतलब अभी हमने बताया था पाइपलाइन बना के कि ब्लड नॉर्मली एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये कुछ ऐसी कपाटिकाएं होती है, जब ब्लड को वापस आना होगा तो ये इन दोनों साइड पे प्रेशर बनाएंगे, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। और जब ये ज्वाइंट हो गए तो ब्लड वापस नहीं फ्लो करेगा, यानी ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करने का काम करेंगे। यानी हर एक चैम्बर क्या, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, ठीक है, और एक ये चैम्बर हो गया, और एक ये चैम्बर हो गया। चारों चैम्बर से जब ब्लड, मतलब दो सारे चैम्बर से जब ब्लड निकलते हैं तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच और इस चैम्बर से इस चैम्बर के बीच वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पर ट्राइकप्सिड वाल्व यानी त्रिवलनी कपाट, यहाँ पर बाइकप्सिड वाल्व यानी द्विवलनी कपाट। और इन दोनों से जब ब्लड निकलता है तो यहाँ इन दोनों जगह पे क्या पाया जाता है, अर्धचंद्र कपाटिकाएं सेमील्यूनर वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हर एक चैम्बर से जब ब्लड निकलता है तो उस चैम्बर में ब्लड वापस न जाए या फिर किसी तरह से ब्लड रुके ना, किसी तरह का हार्ट अटैक ना हो, उनके लिए इन सब जगहों पे क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं अलग अलग। इधर ट्राइकप्सिड वाल्व था, इधर बाइकप्सिड वाल्व था, और इधर और इन दोनों जगह पे क्या है, अर्धचंद्र कपाटिकाएं यानी सेमील्यूनर वाल्व है। तो ये जो कपाटिकाएं हैं, ये जो वाल्व है, ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व और सेमील्यूनर वाल्व, इन सब में आप लोग को आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो सेमील्यूनर यानी अर्धचंद्र कपाटिकाओं का वाल्व होता है, ये भी सेम रहता है। इनका जो मतलब ये दोनों जगह पे 3 कप लाइक स्ट्रक्चर, 3 कप के जैसे मतलब एक प्याले के जैसे 3 छोटे छोटे चैम्बर्स टाइप के बने होते हैं, जो कि ब्लड को फ्लो तो होने देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते। वापस वो कप बंद हो जाता है, फिर कप बीच में से फट के खुलता है, ब्लड बाहर जाता है, फिर वापस आकर बंद हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ब्लड को वापस नहीं आने देंगे। वो किसका काम कर रहे हैं, कपाट, कपाट यानी रोधक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। आप लोग का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ जा रहा है आप लोग के लिए। तो आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, एक बार सुन ले। एनी कमेंट? ओके, तो आई होप आप लोग का सारा पॉइंट क्लियर है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर पूछेगा, उसको हम कैसे भी मतलब किसी भी तरह से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या तो इसको किसी और दिन मतलब देखेंगे संडे को कभी एक्स्ट्रा क्लास में, सारे पॉइंट जो मतलब ब्लड ग्रुप का पॉइंट छूटा हुआ है और जो इसमें वेस्कुलर सिस्टम का पॉइंट छूटा रहेगा, वो सारे पॉइंट को एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास में या फिर कभी एक दिन वो सारे पॉइंट को पॉइंट बना के पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं इसको मिटा के और देखते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत और क्या बचा हुआ है। हम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि हार्ट यानी हमारा जो पूरी बॉडी है वो कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र की तरह काम करती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की तरह काम करती है का मतलब क्या है कि उसको कहीं ना कहीं से सूचनाएं मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पलक झपक रही है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, यानी हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र है। हमारा क्या नर्वस सिस्टम है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली क्या कर रहा है, उसके पीछे उसके बिहाइंड वर्क कर रहा है कि हमारा हाथ हिल रहा है तो हम कमांड दे रहे हैं, वो कमांड जा रही है, वो कमांड आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो हार्ट भी काम करता है। हार्ट काम करता है सैन वैन, मतलब एवियन बोला जाता है, वैन नहीं बोला जाता है उसको। सैन मतलब साइनो आरिकुलर नोड, आलिम सिरा आलिंद पर, और वैन एवियन मतलब आरिकुलर अट्रियम वेंट्रिकल नोड यानी आलिंद नीलई पर, उसके साथ आता है पुरकिंजे फाइबर विथ हिज बंडल। तो ये सब क्या करते हैं, हार्ट की मसल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि ये एक फ्लो में चले, एक कंट्रोल में रहे, उससे ज्यादा ओवरफ्लो ना हो। टाइम कितना है, 9:24 है। ठीक है, हम इस टॉपिक को अब जल्दी जल्दी से खत्म की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो आपको इसका हम फंक्शन नहीं बता रहे कम्प्लीटली कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके पे काम करता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। कि शॉर्टली बता दे रहे हैं कि जैसे हमारा हार्ट बन गया, ठीक है, हार्ट हमारा ये बन गया और ये इसका दायां है, और यहाँ से इनका बायां अलिंद और सॉरी दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां नीले बन गया। तो एक यहाँ पर पाया जाता है सैन, ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता है एवियन, और एवियन से सूचना निकलती है पुरकिंजे फाइबर से होते हुए, और पुरकिंजे फाइबर से कंप्लीटली हिज बंडल तक जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिक्स हो रहा है तो हम ब्लैक मार्कर से बना दे रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह, अगर इतना ज्यादा बता देंगे तो शॉर्टली बता देते हैं। ठीक है, कि इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, एक यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से जब संवेदना निकलेगी तो ये कंप्लीटली कहाँ जाती है, पुरकिंजे फाइबर या फिर हिस्के बंडल के द्वारा पूरा फैल जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो सैन है, साइनो आरिकुलर नोड,
सिरा अलिंद पर्व, ठीक है। हाँ, सिरा आलिंद पर जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये क्या करता है, सिरा और आलिंद यानी हमारे वेंस और हमारा जो ये अट्रियम है, इन दोनों के बीच पे एक वो पूरे मतलब एक सूचना के टाइप का एक केंद्र पाया जाता है, और ये क्या करता है, सूचना भेजेगा। किसको सूचना भेजेगा, पूरा इतने को, यानी ये कंप्लीटली ऊपर के इतने पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो क्या कंट्रोल करता है कि एक सूचना भेजेगा सारे मसल्स को, एक्टिव हो जाओ, कि वो इस तरह से सूचना भेजता है कि एक तरंग दौड़ती है। तरंग दौड़ेगी कि मतलब क्या है कि सारे अट्रियम एक साथ खुलेंगे, दोनों अट्रियम यानी ह्यूमर मतलब हमारे हृदय में जो दोनों अट्रियम, दोनों आलिंद पाए जा रहे हैं, वो एक साथ क्या करेंगे, खुलेंगे। और फिर खुलने के साथ साथ उनको बंद होने की सूचना, यानी जो हमारे आलिंद कैसे काम कर रहे हैं, आलिंद को कौन कमांड दे रहा है, तो एसएएन कमांड देता है कि आप लोग एक साथ अपने मसल्स को यानी सभी कोशिकाओं के बीच एक संवेदना, एक रासायनिक, एक कीमोथेरेपी मतलब एक कीमोथेरेपी दौड़ाता है कि आप सभी लोग एक साथ खुलिए, और मतलब आप दोनों लोग एक साथ खुलिए और एक साथ बंद होइए। और ये जो एवियन है अट्रियम वेंट्रिकल नर्व, ठीक है, एवियन जो है ये पुरकिंजे फाइबर या हिस के बंडल को पूरा सूचना पहुंचाएगा कि आप वेंट्रिकल यानी आप जो दोनों निलय हैं एक साथ खुलिए और एक साथ पंप होइए। और फिर यहाँ से ब्लड अर्धचंद्र का पाटिकाओं यानी सेमी ल्यूनर वालों के द्वारा कंप्लीटली पूरे बॉडी में फ्लो होता है। तो सैन और एवियन का काम हम शॉर्टली समझा दिए, इसके बारे में हम डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहेंगे, इसके अभी कुछ ब्लड सर्कुलेशन का कॉमन सा टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ उसके लिए, ठीक है। हाँ 9:27, ठीक है, 3 मिनट में अब खत्म हो जाएगा लगभग, थोड़ा बहुत जो बचा होगा हम बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन का नाम आता है तो एक लोग का नाम जरूर याद आता है, बहुत परेशान किए थे हमको समझने में जब हम क्लास 10th में थे, तो विलियम हार्वे का नाम आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग को 10th में जाहिर सी बातें पढ़ना है। विलियम हार्वे ने सन 1628 में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बारे में मतलब ये चीज बता रहे हैं आप लोग को, विलियम हार्वे ने ओ ज्यादा टाइम हो गया तो 2-3 लोग धीरे धीरे गायब होने लगे, ज्वाइनिंग 15 थी, फैल हो गए, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि हमारे बॉडी में पूरा मतलब एक एडल्ट ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है, जो कि फ्लो करता है। और मतलब ये हमारी पूरे आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है, और पूरे आर्टरीज और वेन्स का डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया था कि 1 लाख किलोमीटर, यानी ये जो ब्लड है हमारा हार्ट पंप करता है, तो अगर पूरे आर्टरीज का पूरे आर्टरीज और वेन्स को मिला के एक डिस्टेंस नापा जाए, तो हमारे शरीर में इतनी धमनियां तथा सिराएं फैली हुई हैं कि अगर उन सभी से ब्लड होके गुजरे तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये एक जनरल फैक्ट है, ये कह सकते हैं, ये एक मतलब अमेजिंग फैक्ट में आता है कि नहीं ये भी कुछ हमारे बॉडी में अलग पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो 72 to 75 बीटिंग होती है, ठीक है, यानी जो धक धक की आवाज होती है या फिर जो लबडब की आवाज होती है, एक्चुअली वो जो आवाज होती है धक धक की, उसको धक धक नहीं कहते हैं, उसको लबडब कहते हैं, और वो साइंटिफिकली यानी बायोलॉजिकली उसको लबडब कहा जाता है, उसके पीछे भी रीजन है। और ये जो 70 to 75 बीट है, ये जो बीट होती है इनके बीच 0.8 सेकेंड का रेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब दो बीट मतलब एक बीट से दूसरे बीट मतलब हार्ट का एक साइकिल 0.8 सेकेंड के ब्रेक में कंप्लीट होता है, या फिर कह सकते हैं 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट बीट करता है तो लब डब, ठीक है, ऐसे बीट करता है। तो एक बार आर्ट्रियम में ब्लड जाता है, आर्ट्रियम उसको पुश करेगा, तो फिर दोनों वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल उसको बॉडी में पुश करेगा। तो ये जो आर्ट्रियम से ब्लड होकर वेंट्रिकल में आया, यानी अगर हम एक शॉर्टली स्ट्रक्चर बना दे कि ये हमारा 2 ऊपर के चैम्बर हो गए और ये 2 नीचे के चैम्बर हो गए, तो एक बार जो लब की आवाज आई वो आर्ट्रियम के सिकुड़ने की होती है, और एक बार जो डब की आवाज आई वो वेंट्रिकल के सिकुड़ने की होती है। तो ये जो दोनों क्या है कि एक दूसरे में क्या होते हैं, पंप होते हैं। तो एक बार आर्ट्रियम दोनों को दबाएगा, फिर तो ये वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल दोनों को दबाएगा, तो ये पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं। तो ये लब डब की आवाज होती है, ठीक है। और ये कार्डिक साइकिल कहलाता है कि 0.8 सेकंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। जीके फैक्ट में आता है ये भी मतलब काफी हाई क्वेश्चन रह चुका है, क्योंकि
एक हार्ट जो है अपना एक साइकिल या फिर जो कार्डियक मसल्स है वो अपना एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो करती है, तो 0.8 सेकंड। इसको कैसे निकाला जाता है, 70 टू 75 बीट पर मिनट के हिसाब से डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर किसी की बीट मतलब 80 चली गई तो ऐसे में हम इसको अगर इसको पर मिनट यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो एक मतलब सेकंड के हिसाब से निकाल देंगे कि नहीं उसका वन मतलब 1 सेकंड हो जाएगा या फिर 1 सेकंड मतलब सॉरी 80 जाएगा तो लेस हो जाएगा और कम होगा, 0.8 है तो 0.7 या फिर 0.6 हो जाए। ठीक है, तो ये जनरल फैक्ट है और इसके बारे में ठीक है। बस इतना ही है। आर्टरीज बीट करती है तो लब की आवाज आती है और वेंस बीट करती है तो डब की आवाज आती है। ये एक्चुअली हम भी जब पढ़े थे तो हमको कुछ अजीब सा लगा था कि ये अजीब सी ऐसी आवाज क्यों है कि लब डब आ रहा है, तो साइंस में लिखा हुआ है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, लगभग टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो चुका है, हार्ट में कुछ नहीं बताया और आप लोग का 1 घंटे का क्लास भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, 9:31 हो चुका है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, एनी कमेंट? आई होप आप लोग का नो कमेंट्स है। ठीक है, इसके बारे में अगर अभी और बताएं तो 10% ब्लड जो होता है हार्ट में होता है, 15% जो ब्लड होता है वो ब्रेन में होता है, 25% जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, 20% जो होता है वो किडनी में होता है, 30% हमारा अदर ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल हाथ पैर में होता है। लब डब का साउंड जो होता है उस साउंड लब डब यानी जो हार्ट का साउंड है ये सिर्फ उसी का है। एक बार मतलब एक बार जो साउंड आया तो अर्टरी में ब्लड जाएगा, दूसरी बार जो साउंड आया उसमें वेन में ब्लड जाएगा। तो ये जो भी है तो एक साथ एक्चुअली हम देखें तो 4 साउंड नहीं होता है कम्प्लीटली, मतलब 2 साउंड नहीं होता है, 4 साउंड होता है, 1 2 3 4। पहला साउंड जो होता है वो लब का माना जाता है, दूसरा साउंड जो होता है डब का माना जाता है और तीसरा जो साउंड होता है वो वेनिकुलर साउंड होता है यानी मतलब तिराव का साउंड होता है। और जो चौथा साउंड होता है वो मतलब अट्रियम साउंड होता है। अट्रियम साउंड मतलब वो आर्टरीज का होता है, धमनियों का होता है। ठीक है, हार्ट से निकलता है, हार्ट से 2 साउंड नहीं निकलते हैं, हार्ट से कम्प्लीटली 4 साउंड निकलते हैं, लेकिन 2 साउंड काफी ज्यादा माइनर होते हैं जिनको नॉर्मली नहीं सुना जा सकता है। तो हमें सिर्फ यही बताया गया है कि हार्ट की डबल बीट होती है। हार्ट की एक्चुअली बायोलॉजिकली देखा जाए तो 4 बीट होती है, एक लब डब का होता है, एक वेन में जब ब्लड पूरा भरता है तो उसका होता है, एक आर्टरी में जब ब्लड पूरा बढ़ता है तो उसका होता है। 10% मतलब पूरे बॉडी के 10% ब्लड हार्ट को जाता है, 15% ब्लड ब्रेन को जाता है, 25% डाइजेस्टिव ट्रैक को जाता है, उसके साथ 20% किडनी को जाता है, 30% अदर ऑर्गन्स हो जाता है। तो ये कुछ अमाउंट है, इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, आज का क्लास कम्प्लीटली और होता है। ठीक है, आज की क्लास को आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्लास थोड़ा सा मतलब हार्ड रहा तो इसमें आप लोग को कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। उसके साथ आप लोग को जरूर यही बताएंगे कि 2 तारीख से हमारा मतलब कंप्लीट क्लास बायो का क्लास चलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। अदर क्लासेस आपको चलाने होंगे तो आप कमेंट करिएगा कि नहीं हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है। बायो से रिलेटेड सारे कोर्सेज हम चलाएंगे और उसके साथ अगर इंग्लिश या फिर कंप्यूटर अदर कुछ सब्जेक्ट जो हमसे मैनेज हो सकता है अकेले, हम उसको जरूर चलाना चाहेंगे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा तो उसके लिए आप लोग को पेड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप लोग को मतलब फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि अब अकेले हम अपना तो कम्प्लीटली फ्री कर रहे हैं, अगर किसी अदर टीचर को रखेंगे तो जाहिर सी बात वो अपना पेमेंट लेगा। अगर आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा। बायो से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब आपको फ्री में पढ़ाए जाएंगे, या फिर कोई अदर टॉपिक जो हम पढ़ा सकते हैं जो आपके समझ में हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज का क्लास आप लोग का हो होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।